गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने की थी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थी वो हमने की थी। अब एक ड्रॉबैक जो हमने कल डिस्कस नहीं की थी लेकिन है वो ये है कि ये चौथी ड्रॉबैक समझ सकते हैं आप इसको कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द emission spectra of atom। अब ये क्या चीज है एमिशन स्पेक्ट्रा? एमिशन स्पेक्ट्रम का प्लूरल है एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन ये जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं एटम्स के, इनको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में समझ होनी चाहिए और साथ ही हमें पता होना चाहिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, क्योंकि ये दोनों थ्योरीज कलेक्टिवली हमें मदद करती हैं टू अंडरस्टैंड these two theories jointly can help us understanding the nature of radiant energy or radiations, जिनका कि किसी भी स्पेक्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेडिएशंस का। तो लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आने से जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल को एक बहुत बड़ा सेटबैक और लग गया था और उसके कारण फिर एक नया मॉडल प्रपोज किया गया जो काफी सक्सेसफुल रहा। उस साइंटिस्ट का नाम था बोहर और उसके मॉडल को कहेंगे फिर बोहर्स मॉडल। लेकिन बोहर्स मॉडल से पहले हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इनकी समझ होना जरूरी है। तो आज पहले हम इन्हीं को करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एनर्जी इज एमिटेड मीन्स छोड़ी जाती है बाय अ सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक हीटेड रॉड होगी, उससे भी गर्मी आती है, रेडिएशंस आती हैं। बल्ब आपने देखा हुआ है जलता हुआ जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो भी रेडिएशन छोड़ता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी इज एमिटेड बाय ए सोर्स। जैसे बल्ब का आप एग्जांपल ले सकते हैं या एक गर्म रॉड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहां से एनर्जी जो सोर्स से जो आती है दैट कम्स सोर्स कंटिन्यूअसली। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली आती है इन फॉर्म ऑफ, किस रूप में आती है? रेडिएशंस। और फिर ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी।
ये आसानी से समझ आती है बात कि बल्ब से जो हम तक रोशनी पहुंच रही होती है या एक हीटेड रॉड से जो गर्मी हम तक आ रही होती है या रेडिएशंस जो हम महसूस कर पाते हैं वो लगातार आती हैं, लेकिन रेडिएशन के रूप में आती हैं। और ऐसी एनर्जी को, ऐसे सोर्स से जो एनर्जी आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। दूसरी बात इसने कही कि these radiations are associated with electric and magnetic field which are perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. क्या मतलब हुआ इस चीज का? इस चीज का सिंपल सा मतलब ये है कि रेडिएशन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन से 90 डिग्री की डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर, जो कि हमारे इस तरफ को आएगा, ऐसे ऐसे वर्टिकल आएगा, जिसको मैं वर्टिकल तो नहीं ड्रॉ कर सकती क्योंकि मैं 3D नहीं ड्रॉ कर रही, लेकिन मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूं। इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में रेडिएशन चल रही है उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसमें होती है। तभी इन रेज का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रो लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक लिया गया और वेव का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फील्ड नहीं, रादर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है कि these radiations are in form of waves, ये तरंगों की तरह होती हैं, and they have velocity ऑफ लाइट। जितनी लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखेंगे कि लाइट की वेलोसिटी और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब इनमें क्योंकि इलेक्ट्रिक कैरेक्टर भी है, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी है और वेव नेचर भी है, तो इन रेडिएशंस का नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू ये रहती है। इससे अगली बात ये कही गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मटीरियल मीडियम, फॉर प्रोपेगेशन। अब तक हमें ये पता चल गया कि
जो रेडिएशंस आती हैं किसी भी सोर्स से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हम तक आती हैं। अब वेव के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए, जैसे वेव कैसी होती है, ऐसी ऐसी होती है लगभग। तो अब इसमें ये जो किसी वेव की ये जो गहराई होती है, इसको हम कहते हैं ट्रफ, और ये जो ऊंचाई होती है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। और सबसे पहली चीज जो हमें किसी भी वेव के बारे में मालूम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक, या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक। नेक्स्ट, दूसरी यानी एक को छोड़ के एक नहीं, एक के बाद इमीडिएटली जो दूसरी आती है वो। इस दूरी को कहते हैं लैम्ब्डा। लैम्ब्डा यानी कि वेवलेंथ। किसी वेव की लंबाई या वेवलेंथ कितनी मानी जाती है, या तो एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक की दूरी, और ठीक उतनी ही होती है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी, तो उसे भी हम वेवलेंथ कह देंगे। यानी कि पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज किसी भी रेडिएशन के बारे में, वो है वेवलेंथ। हाउ डू वी डिफाइन वेवलेंथ? The distance between two successive, एक के बाद जो दूसरी आती है, two successive crests or troughs is called as wavelength। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा के यूनिट्स होते हैं, क्योंकि लंबाई के यूनिट्स हैं तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में करना हो तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्योंकि वेवलेंथ बड़ी छोटी छोटी होती है, वेव्स की वेवलेंथ जो है, इसलिए हम सीधा मीटर यूज नहीं करते, हम मीटर की छोटी डिनोमिनेशन जैसे एंगस्ट्रॉम यूज कर लेते हैं, या नैनोमीटर भी अक्सर यूज होता है। नैनोमीटर हम आपको पहले बताया गया है दैट 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, या पिकोमीटर भी यूज कर सकते हैं, तो पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। सो दिस इज द वे वी कैन एक्सप्रेस वेवलेंथ। वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए इनमें से कोई भी यूनिट यूज की जाती है। नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम पहले भी इस शब्द से वाकिफ हैं, बारंबारता जिसको हम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की कोई चीज कितनी बार हो रही है। अब वेव तो होनी नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जहां पे हम नोट कर रहे हैं कि यहां से 1 सेकंड में कितनी वेव्स, कितनी वेवलेंथ्स गुजर गई इस पॉइंट से। वेवलेंथ मैंने आपको बता दी ना, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट। तो मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई स्पेशल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एक वेव को चलता देख रहे हैं। तो एक क्रेस्ट निकली, फिर उतने में दूसरी क्रेस्ट, तो एक वेवलेंथ हो गई, फिर तीसरी क्रेस्ट, फिर चौथी क्रेस्ट। इस तरह से अगर हम ये माप पाएं कि 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकल जा रही हैं, तो वो जो संख्या आएगी उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ waves passing through
1 point in 1 second। तो इसके यूनिट्स जो हैं आपने बड़ी बार सुनी है। एफएम रेडियो पे इतने बोलते हैं, हम इतने हर्ट्ज पे बोल रहे हैं। हर्ट्ज जो है वो होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज भी इसकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। और हर्ट्ज क्या होता है, एक साइकिल 1 सेकेंड में अगर हो रही है तो उसको हर्ट्ज कहेंगे। और अदरवाइज बड़ी सिंपल यूनिट इसकी जो है वो है सेकेंड इनवर्स, जिसको आप एस इनवर्स कह सकते हैं। तो और इसका सिंबल रहता है दिस इज नू इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि जैसे ये इस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है, तो जितनी इस क्रेस्ट की हाइट होती है उतनी ही किसी भी ट्रफ की डेप्थ होगी। और एक क्रेस्ट की हाइट को या ट्रफ की डेप्थ को हम कहते हैं ए। ए मीन्स एम्पलीट्यूड। ये किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके क्रेस्ट की हाइट या उसके ट्रफ की डेप्थ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। देन इज नेक्स्ट इज वेव नंबर। इसको नू बार करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। और वेव नंबर होता है, इट इज द नंबर ऑफ waves present in 1 centimeter length। तो इसकी यूनिट्स जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, हालांकि मैं काफी ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसमें एक छोटी 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 वेव्स देखेंगे हम कितनी आती हैं। जितनी वो आएंगी वही इसका वेव नंबर होगा। और वेव नंबर की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या इवन मीटर इनवर्स। अगर लार्जर डिनोमिनेशन आपने यूज करनी है तो वो भी यूज की जा सकती है, लेकिन सेंटीमीटर काफी है इसके लिए। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये बहुत सी तरह की हैं। हमें जो मालूम है वो है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, then is ultraviolet। UV stands for ultraviolet rays। और उसके बाद आती हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज के बाद आती हैं इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड। उसके बाद आते हैं माइक्रो वेव्स। और उसके बाद आती है रेडियो वेव्स। अब मैंने यहां पे ये लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन वाले जो निशान हैं वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ गामा रेज से कम है, गामा रेज की वेवलेंथ एक्स रेज से कम है, उनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट, और धीरे धीरे इस तरह से चलते हुए रेडियो वेव्स की जो है दे हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कॉस्मिक रेज हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लेकिन एक रिलेशनशिप जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये है कि नू into lambda is equal to c। Frequency multiplied by wavelength is equal to velocity। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है
तो वेवलेंथ स्मॉल होगी और दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहना है। लिमिट ये है, आप इसको बढ़ा दें तो इसको कम कर दें, या वेवलेंथ लंबी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। या इस चीज को हम यूं भी देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। c एक कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और दो चीजों के उल्टे रिलेशनशिप का मतलब है अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा तो ये कम। तो मतलब जिस वेव का वेवलेंथ लंबी होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट होगी। और ये तमाम तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब आप इस तरह से अरेंज कर देते हैं बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में, when all the electromagnetic radiations are arranged in order of increasing wavelength, then the spectrum जो इनकी कलेक्शन होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहा मैंने? When all the electromagnetic radiations are arranged in order of increasing wavelength or decreasing frequency, then this arrangement of radiations is called as electromagnetic spectrum। तो ये जो हमने किया कॉस्मिक रेज और ये सारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसका कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये हमें दिखाई नहीं देती। हमें केवल इसका ये वाला पार्ट, विजिबल रेज वाला पार्ट दिखाई देता है। और ना हमें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, हमारी आंखों को इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता। जो विजिबल रेज हैं, विजिबल मीन्स जो दिखाई दे जाए हमें, विजिबल रेज की जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक होती है। और आप ये कह सकते हैं विजिबल रेज जो हैं उसमें कौन कौन से कलर्स रहते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं। और ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमारी आंखों को ये सारे कलर्स दिखाई देते हैं। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे लंबी है 760 नैनोमीटर, और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी है 380 नैनोमीटर। इस बात का सीधा सा मतलब है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होगी इसमें, और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये चीजें थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी चाहिए।